हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंजू फैन फिक्शन ड्रैगन विद पर्ल का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो हमारा वेंजू कपल होता है, यानी कि वन कशिंग और जो जिशु जो होते हैं, वो जो हैं हमारे टोटोस की दुनिया में चले जाते हैं और वो टोटोस के गुरु से मिलना चाहते होते हैं, लेकिन वो ध्यान में बैठे होते हैं। तो ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। ये सारे के सारे देखते हैं कि वो लोग जो थे वो नॉनवेज ना खाकर सारी चीज़ें वेजिटेरियन खा रहे होते हैं, जिसे देख के जोशिशु को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वेंजू का मुंह बन जाता है क्योंकि वहाँ पे तंगड़ी नहीं होती। जो टोटल्स होया करते थे वो वेजिटेरियन हुआ करते थे, इसलिए वो लोग वेज फूड खाया करते थे, लेकिन वो लोग वहाँ पे पेशेंटली सब चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। वन कशिंग को भूख लगती है और वो वहाँ के पास के जो है एक जगह पर पानी मिल रहा होता है, मतलब वो पानी फ्लेवर्ड होता है। वो लोग जाते हैं और वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि ये डीप ओशंस का पानी है, यानी कि गहरे समुद्र का पानी, जो कि बहुत ही नमकीन था, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही अजीब सा था। वन कशिंग को वो पी के बहुत ही अजीब सा मन कर रहा होता है कि वो प्यूक कर दे, लेकिन जोशिशु उसे कहता है कि प्लीज़, ये लोग इस चीज़ को इंसल्ट समझ सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं पीना तो तुम साइड में इसे रख सकते हो, लेकिन प्लीज़ इन लोगों के यहाँ आकर कोई भी तमाशा क्रिएट मत करना। वन कशिंग जो है वो उसकी बातें मानता है और उस पानी को साइड में रख देता है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि 1 घंटे बाद, यूं ही घूमने के बाद, वहाँ पर वो गुरुजी जो होते हैं टोटोस के, वो आ जाते हैं और उनके साथ उनकी बेटी आती है। लेकिन वन कशिंग और जोशिशु एक चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो लड़की जो थी वो टोटोस की नहीं लग रही थी, वो तो बल्कि रैबिट ग्रुप से लग रही थी। ये सब देखते ही वो लोग हैरान हो जाते हैं और उनके पास वो जो छोटा टोटोस होता है, जो उन लोगों से काम करा रहा होता है, उससे पूछते हैं कि यार, ये तो जो वन कशिंग कहता है, ये लड़की तो मुझे किसी भी एंगल से इस गुरुजी की पोती नहीं लगती, मतलब बेटी नहीं लगती, ये यहाँ कैसे? और गुरुजी जो हैं वो रैबिट्स की दुनिया की लड़की को अपनी बेटी कैसे बता सकते हैं? तब वो टोटस कहता है एक्चुअली में ये जो हमारे गुरुजी थे उनकी बेटी नहीं है। एक्चुअली गुरुजी जो है बहुत सालों से इस दुनिया को स्थापित करने में लगे हुए थे। हमारा जो प्लेनेट था वो एक बार पहले कहीं तबाह हो चुका था, तब हम रैबिट्स के प्लेनेट पे यहाँ रहने के लिए शरण लेने के लिए आए थे, लेकिन जो रैबिट्स का जो आदमी होता है, मतलब जो राजा होता है, शासक, वो बहुत खूंखार था। गुरुजी जो थे वो इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उनके जो बच्चे थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी सालों से ज़िंदा थे। उनके जो बहुत फैमिली ग्रुप हायरार्की चलती आ रही थी, उसमें बहुत बंदे पहले मर चुके थे, लेकिन उनके कुछ पीढ़ी के लोग अभी ज़िंदा थे। जो रैबिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था और उसने क्या किया था, एक बार टोटस पे हमला कर दिया था, जिसमें गुरुजी के परिवार के सारे लोग मारे गए थे, लेकिन बाकी के टोटोस की जो सेना थी वो अभी भी जिंदा थी। तो गुरुजी ने उन लोगों को अच्छे से प्रशिक्षण दिया था, यानी कि उन्हें सिखाया था, और फिर उन्होंने उस रैबिट के ग्रुप पे हमला कर दिया था। रैबिट की आधी जनसंख्या यहाँ पर एज अ मेड, एज अ फार्मर काम करते थे, लेकिन जितने भी रैबिट्स के सैनिक थे उन्हें मार गिराया गया था और उस रैबिट के खानदान को भी उड़ा दिया गया था। लेकिन उस रैबिट की एक छोटी सी बच्ची थी, जिसमें गुरुजी को अपनी आने वाले ग्रैंड चिल्ड्रंस नज़र आते थे, और उन्होंने उस छोटी सी रैबिट की बच्ची को अपने पास रख लिया था जब उन्होंने रैबिट के पूरे संसार को इन्वेड किया था। यहाँ पर जो मायावी जाल से ये अंदर आए थे, वहाँ पर टोटस रहते हैं और मायावी जाल के बाहर रैबिट्स रहते हैं। ना ही टोटस रैबिट की दुनिया में जाते और इंटरफेयर करते हैं, और ना ही रैबिट जो है टोटस की दुनिया में आते हैं और इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों की संधि हुई थी। और गुरुजी ने तब रैबिट्स में से एक को अपना शिक्षक बनाया था और उसे प्रशिक्षण दिया ताकि उन दोनों के बीच हमेशा संधि रहे। वो जो है गुरुजी को अब अपने गुरुजी मानने लगे थे, और टोटस के साथ संधि करने की वजह से रैबिट्स अपनी दुनिया में पीसफुली रहते थे और इस मायावी दुनिया में टोटस पीसफुली रहते थे। लेकिन उन्होंने उस रैबिट, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार था, उसकी बेटी को पाला पोसा, और आज उसी की शादी की जो है सगाई की यहाँ पे खुशियाँ सेलिब्रेट की जा रही थी। वो बताते हैं कि उस टोटस ने गुरुजी के परिवार को बेरहमी से मार दिया था, और गुरुजी की भी पोती, इस मतलब पड़ पोती, या फिर ना जाने कितनी संख्याओं वाली, कितने आने वाले टाइम की, कितने उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस जो थे वो मर चुके थे। उसके बाद की जो पोती थी वो इस रैबिट की उम्र की होती है, इसलिए गुरुजी ने इसे हमेशा पाल पोस के बड़ा किया था।
और आज उसकी सगाई होने जा रही थी। वन केशिंग और ज़ोऊ ज़िशु ये देखते हैं और उन्हें लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं इंसानियत लोगों में ज़िंदा है। और टर्टल्स जो है वो वहाँ पर उस रैबिट को लेके आते हैं और उस रैबिट की सगाई जो है वो रैबिट के जिस बंदे से उनकी संधि हुई थी उसी दुनिया के एक रैबिट से उस लड़की की सगाई कर दी जाती है। और जो गुरुजी थे वो बहुत सारी जो भी उनकी प्रशिक्षण की चीज़ें होती थी या अपनी दुनिया में उन्होंने जो भी चीज़ें कमाई थी वो अपनी बेटी को गिफ्ट में देने वाले थे। वन केशिंग उनके पास जाता है जब सगाई हो जाती है और सारी चीज़ों का तामझाम ख़त्म हो जाता है, तब वो गुरुजी से मुलाकात करता है। वो छोटा सा टॉर्टोइस वन केशिंग को वहाँ पर उनसे इंट्रोड्यूस कराता है और ज़ोऊ ज़िशु को भी। जो टॉर्टोइस के जो गुरुजी होते हैं वो वन केशिंग को देखते हैं और ज़ोऊ ज़िशु को देखते हैं। वो वन केशिंग को देख के कहते हैं, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे दिखते हो, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। मैंने एक टाइम पे वन बशिंग से भी मुलाकात की थी, मैं समझ सकता हूँ तुम यहाँ किस पर्पज़ से आए हो। वन केशिंग कहता है, मैंने 70% अपने ड्रैगन होने की शक्ति को पा लिया है, लेकिन मैं 100% चीज़ों पे काबू अभी भी नहीं कर पाया हूँ। 70% मैं अपनी शक्तियों पे और अपनी बॉडी पे काबू कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे सारी चीज़ों को काबू करने के लिए 10 स्टेजेस को पार करना होगा, फिर ही मैं ब्लैक होल से अपने बंदों को बचा सकता हूँ। तभी जो गुरुजी होते हैं वो कहते हैं, तुम जानते हो ना ये काम कितना बड़ा जोखिम भरा है और इसे तुम आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन जब मैंने अपनी दैवी शक्ति पूरी की थी और इमॉर्टैलिटी यानी कि आजीवन अजर अमर होने के लिए जब मैंने वो शक्तियों को प्राप्त किया था, तब मेरे गुरुजी मुझे एक चीज़ दी थी। वो चीज़ आज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी उम्र ऑलरेडी जी कर गुजार दी है, अब मैं और नहीं जीना चाहता। मेरे लोगों के लिए मैंने एक अच्छे नेता का चुनाव कर लिया है। मैं अपने बाद अपने सैनिक को अपनी गद्दी सौंपना चाहता हूँ। वन केशिंग कहता है, इसका मतलब आप यहाँ पर हम जो चीज़ कलेक्ट करने आए हैं वो चीज़ कलेक्ट करने के लिए आपको अपनी इमॉर्टलिटी जो है वो दांव पे लगानी होगी। तो गुरुजी कहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने ये सब कल्टीवेट किया, मैंने अपने सामने अपनी आंखों के सामने ना जाने कितने लोगों को मरते देखा है। उससे तो अच्छा मैं तिल तिल मरकर खुद को मरते हुए देख के ज़्यादा संतुष्टि पा सकता था। लेकिन अगर आज मेरी इमॉर्टैलिटी किसी के काम आ रही है और अगर तुम उस ब्लैक होल से ना जाने कितने मासूमों को बचा सकते हो, तो मैं अपनी इमॉर्टैलिटी तुम्हें गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। और वो ध्यान में जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ ध्यान में बैठो। वो लोग ध्यान में बैठते हैं, ज़ोऊ ज़िशु, वन केशिंग और वो तीनों के तीनों मिलके ध्यान में बैठते हैं। और गुरुजी जो होते हैं वो 2 घंटे तक अंतर ध्यान लगाकर वो तीनों के तीनों एक चीज़ को समन करते हैं और गुरुजी के अंदर से रेज़ निकलनी शुरू होती है। और टॉर्टोइस के जो स्केल होता है, जो उनकी बॉडी पे ऊपर पथरीली सी जगह होती है, उसमें से वो एक शक्ति निकालते हैं अपनी बॉडी में से और वो शक्ति वन केशिंग को दे देते हैं। वन केशिंग जो है वो जैसे ही वो शक्ति को देखता है और वो कहता है, गुरुजी पर मुझे इसे कंट्रोल करना नहीं आता। तो गुरुजी कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें अभी इसे कंट्रोल करना नहीं आता, तुम मेरी हेल्प ले सकते हो। तुम्हारी बॉडी में एक स्केल होगा, तुम उसे अपने स्केल के अंदर, इसे जो ड्रैगन का स्केल होता है उसके अंदर डाल सकते हो। इससे क्या होगा, जो तुम्हारे ड्रैगन का स्केल है उसमें ये शक्ति उसे बढ़ा देगी। और वन केशिंग वही करता है, वो अपने ड्रैगन स्केल में उस शक्ति को समा लेता है और जैसे ही वो शक्ति उसकी बॉडी में समाती है वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ज़ोऊ ज़िशु तभी के तभी गुरुजी को कहता है, गुरुजी क्या हुआ वन केशिंग को। गुरुजी कहते हैं, कोई बात नहीं, इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, बस तुम्हें इसे एक मेडिसिन पिलानी होगी। दरअसल अभी इसे इतने ज़्यादा भारी मात्रा में शक्ति मिली है कि इसकी बॉडी उस चीज़ को सह नहीं पा रही, लेकिन बहुत जल्दी इसकी बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाएगी और तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे चैम्बर में ले जाओ और थोड़ा बहुत इसे हर्बल टी वगैरह देते रहो। थोड़ी देर में इसकी नब्ज़ जो है नॉर्मल हो जाएगी और इसका शरीर जो कि इस वक्त तप रहा है वो जैसे ही उस ऊर्जा को एब्जॉर्व अपने अंदर कर लेगा, इसकी बॉडी तपना बंद हो जाएगी। तभी जो गुरुजी हैं वो ज़ोऊ ज़िशु से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो अपने लोगों को कहते हैं कि वन केशिंग को उसके चैम्बर में ले जाओ।
गुरुजी जोशिशु से कहते हैं कि क्या तुमने अपनी शक्ति और अपनी फॉर्म को सुधार लिया है? जोशिशु ने कहता है, हाँ, मैंने अपनी शक्ति और अपनी फॉर्म को सुधार लिया है। वो जोशिशु को गिफ्ट में अपना एक ना जाने कितने साल की आराधना करते हुए एक छोटा सा अपने हिस्से का अंश देते हैं और वो शक्ति जोशिशु के अंदर डाल देते हैं और वो उसे कहते हैं, तुम्हें पता है ना, तुम्हें वन किशिंग का साथ देना है और अगर तुम्हें खुद को भी कुर्बान करना पड़े तो इस दुनिया के लिए तुम दोनों को वो कुर्बानी देनी होगी और इस दुनिया को बचाना होगा। वन किशिंग सिर हिला देता है और वो गुरुजी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, इसके बाद जो तुम्हारा टास्क होगा वो सांपों की दुनिया में होगा। सांपों की दुनिया बहुत खूंखार दुनिया है और बहुत ज़्यादा तेज़ दुनिया है। तुम्हें इस वक्त सांपों के महागुरु से लड़ना होगा जिसके लगभग 12 मुंह हैं और वो 12 मुंह इतने ज़्यादा खतरनाक वो सांप हैं जिसे कंट्रोल करना बहुत किसी किसी के वश में है। तुम्हें उसकी नागमणि लेके आनी होगी। तुम जानते हो ना वो कितना खूंखार है। उस पर कंट्रोल आज दिन तक कोई नहीं कर पाया है और वो लाखों सालों से गुफाओं में रह रहा है। तुम्हें नागों की दुनिया में संभल के रहना होगा। और वो जोशिशु को एक चांदी का जो है सिक्का देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे अगले टास्क में तुम्हारे काम आएगा और वन किशिंग की सहायता हमेशा करना, उसका साथ कभी मत छोड़ना। जोशिशु को वो कहते हैं, मैं तुम्हारी माँ को जानता था, मैं वन किशिंग के भी पेरेंट्स को जानता था और मैं नहीं चाहता तुम खुद को या वो खुद को कभी भी किसी मुसीबत में डाल ले। और ये बोलते ही गुरुजी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगती है क्योंकि उन्होंने अपनी इमोर्टैलिटी दे दी थी। जोशिशु ने पकड़ता है और कहता है, गुरुजी आप ठीक तो हैं? तभी वो जो टॉर्टोइस का गुरुजी होता है वो कहता है कि देखो, मेरा वक्त तो पूरा हो चुका है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत खुशहाल दिन भी देखे और बहुत दुख भरे दिन भी देखे। अब तुम दोनों का वक्त है, लेकिन तुम दोनों याद रखना, तुम्हें बहुत बड़ी आगे चल के कुर्बानियाँ देनी होंगी, तुम्हारे अपने अपनों की, अपने लोगों की, तो तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। और जोशिशु सिर हिला देता है। वो कहते हैं कि मानवता के लिए तुम्हें अपने लोगों को बचाने के लिए कुर्बानियाँ देनी होती हैं। मैंने भी ना जाने कितनी चीज़ों की कुर्बानी, कितनी इच्छाओं, कितने अपनों की कुर्बानी दी, तब जाके मुझे इमॉर्टैलिटी मिली। याद रखना, इमॉर्टैलिटी जितना ही आप लोगों के लिए अच्छी लगती है उतनी ही एक टाइम पे आके अभिश्राप बन जाती है, जब आपकी आंखों के सामने आपके अपने गुजर जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी यूं ही बिताई है, लेकिन मैंने अपनी चीज़ों से एक चीज़ सीखी कि हम वक्त को नहीं थाम सकते। वक्त आगे बढ़ेगा और वक्त जो चाहता है, जो लिखा है किस्मत में, वो होकर रहेगा। हम चाहकर भी उसे नहीं रोक सकते। परमात्मा ने जो लिखा है, अगर परमात्मा ने तुम दोनों को उस ब्लैक होल के लिए चुना है तो याद रखना, तुम दोनों को इंसानियत को बचाना होगा उस ब्लैक होल के चुंगल से। ड्रैगन डायनेस्टी के साथ साथ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी। वो उस चांदी के सिक्के को जोशिशु के हाथ में रखते हुए कहता है, ये कोई मामूली चांदी का सिक्का नहीं है। या वो जोशिशु को कहता है कि अगले पड़ाव में ये चांदी का सिक्का तुम्हारे बहुत काम आएगा। और वो जोशिशु को कहता है कि ये चांदी का सिक्का तुम खोलकर एक तार में भी विकसित कर सकते हो। याद रहे, तुम इससे कुछ भी वेपन क्रिएट कर सकते हो, बस तुम्हें अपना ये मंत्र बोलना होगा। और वो मंत्र जोशिशु के कान में बता देता है और वो कहता है, वक्त आने पे इसका उपयोग ढंग से करना। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं, इस राह में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन किस पे यकीन करना है और किस पे नहीं वो तुम्हें खुद ही सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यकीन के काबिल नहीं होगा। मेरी ये बात अच्छे से मान लेना। जो इंसान जितना अपना लगता है उतना ही पराया होता है, और जो इंसान यहाँ पर जितना पराया होने का ढोंग करता है वो इंसान दिल से उतना ही अच्छा होता है। मेरी ये बात लिख लेना। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई भरी है, लेकिन इंसान को तय करना होता है कि उसे अच्छा इंसान बनना है या बुरा। जोशिशु वो चीज़ सुनता है, तभी के तभी एक डिसिपल आके उन्हें बताता है कि वन किशिंग को होश आ गया। वो दोनों के दोनों वन किशिंग के पास भाग के जाते हैं। जोशिशु अपने कपड़ों में उस चांदी के सिक्के को रख लेता है
और ज़ोज़िशु जो है उस शक्ति को भी अपने अंदर रख लेता है जो उसे जो है गुरुजी ने दी होती है। वन कशिंग को इस वक्त थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा होता, तो वो टोटोइस कहता है कि तुम एक दिन यहाँ पर रुको, यहाँ की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो और उसके बाद अपने मिशन के लिए आगे निकल जाना। इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई और तुम अगले मिशन में फ़ेल हो गए तो फिर तुम्हारे लिए आगे के पड़ाव बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तुम्हें अपने सारे पड़ाव को पूरा करना है, याद है ना। तभी वन कशिंग कहता है, मुझे अभी लग रहा था कि मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन आपकी बात भी कहीं ना कहीं सही है। मैं पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं और ज़ोज़िशु आगे के पड़ाव के लिए चले जाएंगे। तभी के तभी वहाँ पे वो छोटा सा बच्चा आता है, वही छोटा सा टॉर्टोइस आता है और कहता है, मैंने पिछली रात बहुत अच्छा काम किया था गुरुजी, आपने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया। तभी वो गुरुजी जो है उस छोटे से बच्चे को अपनी विरासत का, अपने पूर्वजों को एक हथियार ला के देते हैं और कहते हैं, तुम्हें आगे चल के, मैं यहाँ कुल में रहूँ ना रहूँ, तुम्हें जो है सेनापति के आगे चल के मदद करनी होगी। इस कुल का प्रमुख मैं सेनापति को घोषित करता हूँ और उनके आने वाले टाइम के सेनापति तुम बनोगे और आने वाले फ्यूचर के कुल प्रमुख भी अब तुम बनोगे। तुम्हें इस कुल को आगे लेके जाना है। तभी वो छोटा सा टॉर्टोइस कहता है, गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो गुरुजी कहते हैं, अब मेरा वक्त हो चुका है, मैं अंतर ध्यान में जाना चाहता हूँ और कोशिश करना कि मेरी गुफा में कोई भी मुझे अब डिस्टर्ब ना करे, मैं वहीं एक दिन समाधि ले लूँगा। तभी वो टॉर्टोइस कहता है, पर क्यों, आप तो इमॉर्टल हैं। उन्होंने कहा, इमॉर्टल जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती और इमॉर्टल से बड़ा श्राप कोई नहीं होता। याद रखना, तुम्हें इंसानियत को बचाना है, इंसानों को बचाना है, लेकिन स्वार्थी नहीं बनना। वो बच्चा वो चीज़ मान लेता है। वो अपने सेनापति को बुलाकर उसे घोषित करते हैं अपना उत्तराधिकारी और कुल प्रमुख। सेनापति भी उनकी रिस्पेक्ट करता है। उनकी जो तलवार होती है अब सेनापति के हाथ में होती है और सेनापति को वो कमान देते हुए अंतर ध्यान के लिए चले जाते हैं। ज़ोज़िशु और वन कशिंग एक दूसरे को देखते रहते हैं। ज़ोज़िशु कहता है कि हमारा नेक्स्ट टास्क हमें मिल चुका है, हमें अब सांपों की घाटी जाना है और 12 मुख वाले सांप से मिलना है जो हमारा अगला शिकार होगा। शायद उसकी मणि में वो शक्ति है जो हमें तीसरे द्वार तक लेके जाएगी। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वेंजो फैन के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।